नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले 3 व्याख्यानों में हम कौटिल्य के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने अमात्य या मंत्री परिषद के संबंध में क्या विचार रखे हैं और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य के क्या विचार हैं। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको राज्य के कार्य बताए थे जो कि कौटिल्य द्वारा बताए गए हैं। जो राज्य के कार्य हैं वही राजा के कार्य होते हैं। उन कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य का राजा निरंकुश है। तो इस व्याख्यान में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है। कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार मानते हैं और राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करते हैं। किंतु ऐसा होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिनके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता। कौटिल्य ने राजा की सत्ता पर नीतिगत, संस्थागत और व्यवहारिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। पहला आधार है अनुबंधवाद या समझौता। राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबंध अनुबंधवाद का है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि राजा के द्वारा प्रजा के जन धन को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने एक स्थान पर बताया है कि राजा की स्थिति वेतन भोगी सैनिकों के समान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। कौटिल्य के राजा को मनमाने ढंग से राज्य की संपत्ति से भोग विलास के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के राजा पर धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाजों का भी प्रतिबंध है। राज्य की शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाजों का है। कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है। राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियमों और देश काल से जुड़े रीति रिवाजों से सीमित हैं और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने यह स्पष्ट किया है कि राजा का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य और शासन की सत्ता का मूल आधार है। कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि यदि राजकीय आदेशों और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का ही पालन करना चाहिए। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नरक का भय राजा को मनमानी करने से रोकने का प्रभावी साधन था। उसकी निजी नैतिक और धार्मिक भावना भी उसे निरंकुश बनने से रोकती थी। इसके अतिरिक्त मंत्री परिषद की सत्ता भी राजा पर एक अंकुश है। कौटिल्य ने राज्य रूपी रथ के 2 चक्र राजा और मंत्री परिषद बताए हैं। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है, वरन उसे अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श के आधार पर करना है। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। उसने राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणाम बताए हैं और राजा को प्रभावपूर्ण शब्दों में चेतावनी दी है। मंत्रिपरिषद और सभा आदि परामर्शदात्री संस्थाएं राजा की सत्ता पर एक प्रभावी संस्थागत नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के राजा पर जनता और जनमत का नियंत्रण भी है। कौटिल्य ने शासक को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है और इस बात पर बल दिया है कि राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना करना स्वयं उसके लिए गंभीर परिणामों को जन्म देगा। कौटिल्य ने यह स्पष्ट मान्यता दी है कि यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जनता उससे घोर असंतुष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में कौटिल्य
प्रजा को राजा का परित्याग कर देने का अधिकार भी प्रदान करता है। जनता और जनमत के अतिरिक्त राजा का व्यक्तित्व तथा शिक्षा व प्रशिक्षण भी उस पर एक प्रतिबंध है। राजा का व्यक्तित्व तथा उसको प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर कौटिल्य ने राजा पर प्रतिबंध लगाया है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए हैं और इस प्रकार का सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं हो सकता। इस प्रकार राजा की सत्ता पर पर्याप्त नियंत्रण है और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। तो ये था बच्चों कौटिल्य के राजा का निरंकुश होने से संबंधित विचार। अब हम बात करते हैं आमात्य या मंत्री परिषद की। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बहुत बल दिया है। उसके अनुसार राज्य एक रथ है, जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेला राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अतः राजा के लिए यह उचित है कि वह योग्य मंत्री रखे और परामर्श पर उचित ध्यान दे। कौटिल्य ने सद्भावना पर बल देते हुए यहाँ तक कहा है कि समस्त कार्यों का प्रारंभ सद विषयक मंत्रणा कर लेने के उपरांत ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने मंत्र गोपन पर भी बल दिया है। मंत्रणा के संबंध में कौटिल्य ने मंत्रणा को गुप्त रखना बहुत अधिक आवश्यक बताया है। कौटिल्य का मानना है कि मंत्र का गुप्त न रहना राजा और मंत्री परिषद के सदस्यों दोनों के ही कल्याण के लिए घातक है। उन्होंने एक कछुए का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटे रहता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें बाहर करता है, उसी प्रकार राजा को मंत्र का गोपन करना चाहिए। मंत्रणा को गुप्त रखने के लिए मंत्रणा स्थान इतना एकांत और सुरक्षित रखना चाहिए कि वहाँ की बातचीत कोई सुन न सके। आदमी तो दूर की बात, पक्षी भी वहाँ फटक नहीं सके। मंत्र गुप्ती हेतु कौटिल्य ने यह सुझाव दिया है कि मंत्रणा अधिक लंबी नहीं हो और ऐसे व्यक्तियों के साथ मंत्रणा न की जाए जिनका राजा अपकार कर चुका हो या जिससे इस मंत्रणा का संबंध हो। उसके अनुसार मंत्राधिकारियों को मद, असावधानी, सोते सोते बड़बड़ाना, काम तृप्ति आदि दुर्गुणों से बचाया जाना चाहिए। मंत्रणा के बाद जब कोई निर्णय हो जाए तो इसे कार्य रूप में परिणत करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने मंत्री परिषद के गठन के संबंध में भी अपने विचार रखे हैं। मंत्री परिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यताओं पर दिया है। इस संबंध में उसने बहुत कठोर और उच्च स्तर के नियम निर्धारित किए हैं। उनका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्तिगत जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उच्च भावना और लोकप्रियता मंत्री परिषद के लिए आवश्यक होनी चाहिए। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की है। इस संबंध में उनका कहना है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। उनके अनुसार सामान्यतः 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए। कौटिल्य मंत्रियों को पद के अनुसार वेतन देने के पक्ष में भी हैं, किंतु उनके अनुसार मंत्रियों को इतना वेतन अवश्य ही दिया जाना चाहिए कि उनका परिवार विधिवत भरण पोषण कर सके और उन्हें अन्य साधन न अपनाने पड़े। यदि वेतन न्यून होता है तो अधिकारी कुपित हो जाते हैं, जिनके फलस्वरूप राजा और राज्य दोनों को ही हानि होती है। इसके अतिरिक्त राजा पर नियंत्रण करने के लिए मंत्री परिषद की कौटिल्य ने महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। इस संबंध में हमने पहले बात कर ली है। अब मैं बताती हूँ बच्चों कि कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में क्या कहा है। राजा तथा मंत्री परिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन के संबंध में भी कौटिल्य ने निश्चित विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार उनकी व्यवहारिक प्रशासनिक संबंधी सूझबूझ को देखते हुए यह निश्चित करना चाहिए कि कौन मंत्री
किसके योग्य है। कौटिल्य का राज्य बहुत कुछ सीमा तक एक कल्याणकारी राज्य है और उसने प्रशासनिक व्यवस्था का विशद विवेचन किया है। कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, मंत्रिपरिषद, व्यापार, कृषि, वन, शिल्पकला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य के प्रमुख मंत्रियों, आमात्यों, विभागाध्यक्षों और अधिकारी वर्गों को कौटिल्य अष्टादश की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ कहलाते हैं। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वैक्षिक जिसका अर्थ होता है अंगरक्षक, समाहर्ती, संधिहार्ती, प्रवेष्टी, नायक, पौर, व्यवहारिक, कार्यांतिक, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, विभाध्यक्ष, दंडपाल तथा दुर्गपाल होते थे। कौटिल्य ने इन सबको तीर्थ की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने अनेक प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख करते हुए उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या की है। कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कार्य अत्यंत योग्य अधिकारियों द्वारा किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को इन अधिकारियों के कार्यों तथा चरित्र पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अधिकारियों में न तो बहुत अधिक संगठन हो न ही संघर्ष, वरन इन अधिकारियों में सामान्य संबंध होने चाहिए। कौटिल्य ने यह व्यवस्था दी है कि राज्य के उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों तथा आचरण पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए, जिससे वे भ्रष्ट तरीके अपनाकर अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग न कर सकें और राज्य की आय तथा प्रजा के कल्याण को आघात न पहुंचा सकें। इन कर्मचारियों पर केवल उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग का ही नियंत्रण नहीं है, वरन उनके कार्यों पर और आचरण पर निरंतर परीक्षण करने के लिए कौटिल्य ने व्यापक गुप्तचर व्यवस्था की व्यवस्था भी की है। तो ये थी कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था। अब मैं बताती हूँ कौटिल्य द्वारा दिए गए गुप्तचर व्यवस्था पर विचार। कौटिल्य ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। गुप्तचरों के माध्यम से राजा द्वारा तीर्थों सहित समस्त राज कर्मचारियों के आचरण तथा कार्यकलापों का सही ज्ञान रखा जाना चाहिए। उसे यह जानते रहना चाहिए कि सामान्य प्रजाजन और सरकारी कर्मचारी उसके प्रति क्या भाव रखते हैं। गुप्तचरों की सहायता से शासन के उच्च अधिकारियों के कार्यों पर तो विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर राज्य की सुरक्षा और समृद्धि निर्भर करती है। कौटिल्य ने इन गुप्तचरों की अनेक श्रेणियां बताई हैं, जैसे काप्टिक, उदास्थित, गृहपातक, तापस, वैदेहक, मंत्री, तीक्ष्ण, रसद तथा भिक्षुकी। उनके अनुसार चरों में पुरुष तथा महिला दोनों हो सकते हैं तथा इनको साधु, भिक्षुक, ज्योतिषी और अन्य प्रकार के वेशों में विचरण करना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर राजा के प्रति भावों को लेकर बनावटी झगड़े करने चाहिए, जिससे अन्य लोगों के विचार जाने जा सकें। राजा को किसी गुप्तचर पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गुप्तचर की देखभाल के लिए एक अन्य गुप्तचर रखा जाना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन एक विभाग के रूप में किया जाना चाहिए और चरों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभागों का अध्यक्ष समस्त सूचनाएं राजा को देता रहे। तो इस प्रकार इस समस्त विवरण से हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने जिस प्रकार की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था दी है और उसे कार्यकुशल बनाने के जो सुझाव दिए हैं, उससे व्यवहारिक प्रशासन के रूप में उसके ज्ञान और उसकी दूरदर्शिता स्पष्ट होती है। तो बच्चों, ये थी कौटिल्य द्वारा बताई गई प्रशासनिक व्यवस्था। अब मैं अगले व्याख्यान में आपको कौटिल्य के न्याय व्यवस्था तथा कानून पर क्या विचार हैं, उसने दंड के विषय में क्या कहा है, साथ ही अर्थव्यवस्था के संबंध में कौटिल्य क्या कहता है, इस संबंध में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।